वेलकम दोस्तों। तो रॉय क्लासेस के चैनल पे मैं अर्पित सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। और जैसा कि हम लोग मनोविज्ञान पढ़ रहे थे और मनोविज्ञान में हमने ब्लूम की टेक्सोनॉमी पढ़ी थी, तो आज हमने पढ़ने वाले थे शिक्षण के स्तर। आज जो हमारा अगला टॉपिक है वो है शिक्षण के स्तर। और बता दें कि ये यूपी टेट के लिए है और सीटेट के भी जो क्लासेस हैं वो जल्द ही लॉन्च होने वाली हैं। लगभग कल से आपके सीटेट के क्लास आना शुरू हो जाएंगी। यदि आप सीटेट के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो वहाँ आपको सीटेट के सारे साइकोलॉजी और पेडागोजी वाले सारे सेक्शन मिल जाएंगे। तो जल्द ही वो भी आने वाली हैं। तो देखिए, आज जो पढ़ने वाले हैं शिक्षण के स्तर। शिक्षण के स्तर मतलब जो शिक्षण होता है वो किस किस स्तर से होता है, मतलब उसमें जो स्तर बांटे गए कि एक निम्न होता है, एक मध्य स्तर होता है, एक उच्च स्तर होता है। तो देखिएगा, जो शिक्षण के स्तर बांटे गए, तो सबसे पहले चीज, शिक्षण के जो स्तर होते हैं वो तीन स्तर होते हैं। कितने? तीन। एक होता है स्मृति स्तर, दूसरा होता है बोध स्तर, और तीसरा होता है चिंतन स्तर। जो शिक्षण के स्तर होते हैं वो तीन स्तर होते हैं: स्मृति स्तर, बोध स्तर और चिंतन स्तर। स्मृति स्तर को जो दिए थे उनका नाम था हर्बर्ट। क्या नाम था? हर्बर्ट था। और जो बोध, देखिए, जो इसमें जो तीनों स्तर हैं, तीनों स्तर को बताने वाले जो वैज्ञानिक थे वो अलग अलग थे। जो बोध स्तर बताए हैं मॉरिसन, और चिंतन स्तर को बताए हैं हंट। देखिए, स्मृति स्तर को बताने वाले हर्बर्ट थे, बोध स्तर को बताने वाले मॉरिसन थे, और चिंतन स्तर को बताने वाले कौन थे? हंट थे। और यदि पूछेगा कि जो शिक्षण के स्तर हैं इनका नामांकन किसने किया, नामांकन किसने किया? पॉल बिगी। पॉल बिगी। देखिए, समझिएगा, मतलब स्मृति स्तर के बारे में जो बताए वो हर्बर्ट थे, जिन्होंने बताया कि एक इस तरह का स्तर भी होता है शिक्षण के अंतर्गत। मॉरिसन जो थे उन्होंने बोध स्तर के बारे में बताया। और हंट जो थे, मॉरिस पी हंट इनका पूरा नाम है, तो हंट जो थे उन्होंने चिंतन स्तर के बारे में बताया। पर इन स्तरों का नाम रखने का कार्य किसने किया? इन स्तरों का नाम किसने रखा था? पॉल बिगी ने रखा था। तो जो अलग अलग स्तर है इन सभी का नामांकन या सिर्फ नाम रखने का काम किसने किया है? पॉल बिगी ने किया है। तो इसका नाम रखने का कार्य कौन किया? पॉल बिगी। और हर्बर्ट ही थे, हर्बर्ट ही थे जिन्होंने पंचपदीय प्रणाली दी थी। हर्बर्ट थे जिन्होंने पंचपदी प्रणाली दी थी। और इस पंचपदी प्रणाली के ऊपर ही एनसीईआरटी अपनी पाठ योजना बनाता है। अपनी पाठ योजना बनाता है। हर्बर्ट ही थे जिन्होंने पंचपदी प्रणाली के जनक है, जिन्होंने पंचपदी प्रणाली दिया था। और पंचपदीय प्रणाली के ऊपर ही एनसीईआरटी अपनी पाठ योजना का क्या करता है? निर्माण करता है। बाकी देखिए, पहले इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिख लीजिए, फिर इसके आगे मैं एक्सप्लेन करता हूं। तो एक एक स्तर के बारे में पहले समझिए, एक एक स्तर के बारे में समझते हैं। देखिए, शिक्षण के स्तर का मतलब था कि जो पढ़ाई लिखाई जो स्तर होता है उसमें जो दिमाग होता है यूज करते हैं आप, वो किस किस लेवल का होता है। जैसे देखिए, कोई बच्चा किसी चीज को याद करता है, कोई बच्चा कोई सिद्धांत या सूत्र उसे क्या करता है? याद करता है। तो मतलब वो किस स्तर पे चल रहा है? स्मृति स्तर पे। यदि किसी परिभाषा या किसी भी चीज को आप समझ के पढ़ते हैं, क्या करके? समझ के पढ़ते हैं, तो आप किस स्तर पे चलते हैं? बोध स्तर पे। पर कोई सिद्धांत या सूत्र आपने पढ़ा,
उसके ऊपर आपने चिंतन किया, जो आपने ब्लूम टेक्सोनॉमी में संज्ञानात्मक विकास में पढ़े थे कि पहले विश्लेषण करना फिर संश्लेषण करना। तो जब वो चीजें आप करते हैं चिंतन स्तर में कि चीजों को तोड़ के अलग अलग भागों में उसके बारे में विचार करते हैं, फिर विचार करने के बाद एक नया आप अपनी भाषा में सिद्धांत को बताते हैं, तो वो कौन सा स्तर होता है? चिंतन स्तर। तो कौन सा स्तर कहलाता है? चिंतन स्तर कहलाता है। हाँ तो समझिएगा, सॉरी थोड़ा डिस्टरबेंस हो जाती है। तो देखिए, एक स्मृति स्तर आता है जहां आप चीजों को याद करते हैं, बोध स्तर जहां आप चीजों के बारे में समझ के पढ़ते हैं, चिंतन स्तर वो स्तर होता है जहां आप किसी चीज के बारे में चिंतन करते हैं और कोई नई चीज क्रिएट करते हैं, कोई नया परिभाषा, नया सूत्र, ये सभी चीजें। आसान भाषा में इसको ऐसे समझिए, देखिए आसान भाषा में इस चीज को ऐसे समझिए कि न्यूटन के ऊपर सेब गिरा, जब न्यूटन के ऊपर सेब गिरा तो उसने गुरुत्वाकर्षण बल की खोज की। अब सेब गिरने का मतलब क्या है कि न्यूटन के सर पे जब सेब गिरा तो उसके सर के क्या कोई नस उस दब गई थी, नस वगैरह क्या दबी थी कि जिसके वजह से उसने गुरुत्वाकर्षण की खोज कर दी? एकाएक वो बहुत ज्यादा बुद्धिमान हो गया? नहीं, न्यूटन के ऊपर जब सेब गिरा तो उसने विचार किया कि आखिर ये सेब नीचे ही क्यों गिरा। तो उसके बाद उसने और ज्यादा विचार किया, मतलब और ज्यादा चिंतन किया कि कोई भी चीज फेंकते हैं तो हर एक चीज कहाँ आती है? नीचे ही आती है। तो उसने इसके ऊपर चिंतन किया आखिर हर एक चीज नीचे आती ही क्यों है, और तब वहां किस चीज की उसने खोज की? गुरुत्वाकर्षण बल की। गुरुत्वाकर्षण बल की खोज की। किसकी खोज की उसने? गुरुत्वाकर्षण बल की। अब उसने जब गुरुत्वाकर्षण बल की खोज की तो उसने एक सिद्धांत और सूत्र दे दिया गुरुत्वाकर्षण बल का। अब यदि आप गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में याद करते हैं, आप यदि गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में याद करते हैं तो कौन से स्तर पे आप चल रहे हैं? स्मृति स्तर। यदि उसी गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत को आप समझ के पढ़ते हैं, समझ के पढ़ते हैं, तो आप किस स्तर पर चलते हैं? बोध स्तर। और उसी गुरुत्वाकर्षण के बारे में चिंतन करके आप कोई नई सिद्धांत, कोई नया रचना देते हैं, मतलब उसी गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में जब आप चिंतन करते हैं और चिंतन करके कोई नई रचना करते हैं, नई रचना मतलब है कोई नया सिद्धांत, कोई नया सूत्र प्रस्तुत करते हैं, तो आप किस स्तर पर चलते हैं? चिंतन स्तर। और यही क्या है? शिक्षण के अलग अलग स्तर हैं। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप सभी लोग। तो देखिए, पहला आते हैं, पहला स्मृति स्तर। स्मृति स्तर, इसको देने वाले कौन है? हर्बर्ट। इसको देने वाले कौन है? हर्बर्ट। तो हर्बर्ट ने जब स्मृति स्तर दिया तो उसने उसमें कुछ स्टेप बताए, कुछ चरण बताए, जैसे ब्लूम टेक्सोनॉमी में आपने पढ़ा था, वैसे हर्बर्ट ने भी चरण बताए। पहला होता प्रस्तावना, दूसरा होता प्रस्तुतिकरण, तीसरा होता है तुलना, चौथा होता है नियमीकरण या सामान्यीकरण, और पांचवा होता है अनुप्रयोग। अनुप्रयोग, या इसी को लिख सकते हैं आप प्रयोग। अनुप्रयोग या क्या लिखते हैं? प्रयोग। हर्बर्ट ने चरण बताए। तो देखिए, यूपी टेट के सिलेबस के हिसाब से बोलूं तो ये चरण आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ब्लूम टेक्सोनॉमी का संज्ञानात्मक प्रश्न जो मैंने आपको बता दिया था कुछ जरूरी है, पर इसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं ताकि आप इस चीज को अच्छे से समझ सकें, पर ये आपको याद करना उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बाकी आपकी इच्छा, यदि याद कर लेंगे तो उससे अच्छा क्या हो सकता है। तो देखिए, प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, तुलना करना, नियमीकरण और अनुप्रयोग। तो स्मृति स्तर में क्या होता है? स्मृति स्तर में ये होता है, उन्होंने कहा कि सबसे पहले क्या आती है? प्रस्तावना, कि किसी भी चीज के बारे में आप जानते हैं, मतलब आपके सामने कोई चीज आप जानते हैं तो उसके ऊपर प्रस्तावना, मतलब क्या होता है? जब कोई चीज बतानी होती है, जैसे आप क्लास में सबसे पहले अंदर गए तो सबसे प्रस्तावना कौशल आता है कि आप क्लास में जाके कैसे शुरुआत करेंगे किस चीज की। तो क्या होती है प्रस्तावना की? मतलब चीज की शुरुआत होगी कहां से। दूसरा होता है प्रस्तुतिकरण,
दूसरा कौन सा होता है? प्रस्तुतिकरण। मतलब जो चीजें आपने पढ़ा, आपने समझा, उसको प्रस्तुत करना, मतलब किसी दूसरे के सामने प्रस्तुत नहीं करना, आप खुद में ही अपने दिमाग में उस चीज को प्रस्तुत करते हैं। तीसरा आता है तुलना करना। जैसे कि उदाहरण लिया जाए कि जैसे आप मान लीजिए गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में बच्चों को पढ़ाएं, तो बच्चों को जब आपने गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में पढ़ाया, तो बच्चों के लिए, बच्चों की नजर से देखी जाए तो आपने पूरा गुरुत्वाकर्षण बल का सिद्धांत उसके सामने रखा कि कोई भी चीज ऊपर फेंकते हैं सब नीचे आते हैं, तुमको फेंकेंगे तुम भी नीचे आओगे। तो बच्चों के लिए कौन सा स्टेप था? प्रस्तावना, जो उसके सामने आया। दूसरा प्रस्तुतिकरण। अब वो सारी चीज उसके दिमाग में छप गए। अब उसके दिमाग में हमेशा रिमाइंड रहेगा कि कोई भी चीज ऊपर फेंकते हो नीचे आ जाती है, कोई भी चीज ऊपर फेंकते हो कहाँ आती है? नीचे। अब बच्चा क्या करेगा? तुलना। तुलना करने का अर्थ है कि उसे वो अपने जीवन के साथ जोड़ कर देखेगा, क्या हर चीज ऊपर फेंकते तो नीचे आता है कि नहीं आता है। तो कोई भी चीज उसको मिलेगा ऊपर फेंक के देखेगा, तुलना करेगा अपने जीवन के साथ। और तुलना करने पर जब वो देखेगा नहीं हर एक चीज फेंकते हैं, सब के सब नीचे आ जाते हैं, तो वहां से वो उसका सामान्यीकरण करेगा। मतलब उसको एक नियम के रूप में बनाएगा कि नहीं बात सही है, कोई भी चीज ऊपर फेंकोगे तो नीचे आएगा ही आएगा। अब फिर वही क्या हो जाता है उसके बाद? प्रयोग। फिर अगला कौन सा आ जाता है? प्रयोग, कि वो प्रयोग करता है उसके ऊपर। तो ये हर्बर्ट ने उसके अलग अलग चरण बताए थे, पर इस चरण को आपको याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इससे आपके यूपी टेट में पेपर में नहीं आता। पर हाँ, जैसे बोलते हैं ना सुपर टेट में सिलेबस ब्रॉड होता है, ब्रॉड नहीं होता। सुपर टेट में शिक्षण के स्तर रहेंगे, पर आपको क्या रहेंगे? यही 5 लाइन ज्यादा बढ़ा देगा। तो मैंने इसको बता दिया है इसी जगह पे, पर आप लोग उसने इतने इस पे के ऊपर इतना जोर देने की जरूरत आपको नहीं है। अगला कौन सा स्तर था? बोध स्तर, या इसी को बोलते हैं अवबोध स्तर। इसे देने वाले थे मॉरिसन। इसको देने वाले कौन है? मॉरिसन। और बोध स्तर में आता है पहले अन्वेषण। बोध स्तर में पहले आता है अन्वेषण। अन्वेषण का अर्थ क्या होता है? खोज। अन्वेषण। दूसरा होता है प्रस्तुतिकरण। पहला अन्वेषण, दूसरा स्टेप क्या होता है? प्रस्तुतिकरण, कि जो भी चीजें आपने समझा उसे अपने दिमाग में रिमाइंड करना, रिकॉल करना, प्रस्तुत करना। तीसरा होता है समावेशन। चौथा होता है कि उसके साथ सामंजस्य स्थापित करना, संगठन। और पांचवा होता है अभिव्यक्ति। देखिए अभी अंतर बताते हैं दोनों में अंतर कैसे होता है। अन्वेषण, किसी चीज के बारे में आपने खोज किया, कोई चीज एनालिसिस किया आपने। खोज करना क्या? अन्वेषण मतलब होता है एनालिसिस करना। सबसे बड़ी चीज है अन्वेषण का मतलब खोज करने का मतलब ये नहीं कोई नई चीज खोजना। खोज करने का अर्थ है, जैसे एक टीचर ने बताया कि गणित का ये सवाल इस स्टेप से लगाओगे ये सवाल लग जाएगा, पर आप खुराफाती आपको लगा कि इसी स्टेप से क्यों, इसको कोई और तरीका से भी तो लगा सकते हैं, या इस स्टेप को और कम में भी किया जा सकता है, सवाल को लगाने कोई और तरीके भी हो सकते हैं। तो आप उसके ऊपर एनालिसिस करना क्या करते हैं शुरू, ये सूत्र लगाएं वो सूत्र लगाएं, इधर से एक सूत्र मारे उधर से वो सूत्र मारे, ताकि आप कोशिश करते हैं नहीं हो सकता है कि और भी बहुत तरीके होंगे जो जिससे लगाए जा सकते हैं। तो आप उसका अन्वेषण करना, क्या एनालिसिस करना शुरू कर देते हैं, अन्वेषण करना। जैसे अन्वेषण करेंगे आपको कुछ ना कुछ चीजें आपके सामने प्रस्तुत होंगी, कुछ ना कुछ चीजें रिजल्ट निकल के आती हैं। आप उसका अपने साथ क्या बैठाते हैं? समावेशन, सामंजस्य करते हैं। उसके बाद क्या होगा? संगठन। उन सभी जो तथ्य निकल के आएंगे उनका आप संगठन करते हैं, मतलब आप एक नियम प्रस्तुत करते हैं, नहीं हाँ लग सकता है, मतलब कोशिश करने पे एक ही चीज आएगी, या तो लगेगा या तो नहीं लगेगा। और उस वो क्या होती है? आपकी अभिव्यक्ति। अभिव्यक्ति मतलब अपनी अभिव्यक्ति मतलब होता है अपने विचारों को अपनी भाषा में बताते हैं आप अपने विचार को, कि देखो ये जो सर सवाल बताए थे इसको ऐसे लगाएंगे तो दो ही लाइन में हो जाएगा, सर एक पेज का बताया लेकिन 2 ही लाइन में लग जाएगा, नया तरीका हम खोजे हैं। तो वो क्या हुई? अभिव्यक्ति। और सबसे बड़ी चीज क्या है? जब स्मृति स्तर में आप जब चीजों को याद करते हैं तो जैसे का तैसा है वैसे का वैसा ही रहता है, ज्यादा से ज्यादा आप उसके ऊपर प्रयोग कर सकते हैं। पर जब आप जाते हैं बोध स्तर में, तो बोध स्तर में जो भी चीजें आपके सामने अन्वेषण खोज करते हैं उसमें आप अभिव्यक्ति करते हैं।
स्मृति स्तर में अभिव्यक्ति नहीं होती, क्योंकि आपने जो चीजें याद की है कि हाँ कोई भी चीज ऊपर फेंकते नीचे आता, आप फेंक के देख भी लेंगे यही रहेगा, लेकिन अभिव्यक्ति नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपने जो चीजें याद किया किताब का वैसा का वैसा ही दूसरों को सुनाएंगे, वो आपकी अभिव्यक्ति नहीं कहलाती। अभिव्यक्ति मतलब कि आप परिभाषा को अपने शब्दों में कहें, लेकिन आप क्या करेंगे स्मृति स्तर में, जैसा आपने पढ़ा है बिल्कुल वैसा वैसा रटा रटाया गान सुनाएंगे। पर बोध स्तर में चीजों को समझते हैं, समझ के पढ़ते हैं, अन्वेषण करते हैं, उसका प्रस्तुतिकरण समावेशन, तब आपके अपने साथ संगठन बैठाते हैं, समझते हैं, फिर क्या करते हैं उसकी अभिव्यक्ति। इसलिए बोर्ड स्तर में अभिव्यक्ति आती, क्योंकि यहाँ आप चीजों को अपनी भाषा में कहते हैं। ये कौन सा था, बोर्ड स्तर। और लास्ट जो आता है, लास्ट है चिंतन स्तर। और इसको ये मॉरिस पी हंट, मॉरिस पी हंट। इसमें पहला आता है समस्या का प्रस्तुतिकरण या समस्या का पहचान, मतलब समस्या आपके सामने प्रस्तुत होगी या समस्या की क्या करेंगे आप, पहचान करेंगे। दूसरा आता है संकल्पना निर्माण। तीसरा आता है संकल्पना परीक्षण। और चौथा आता है निष्कर्ष। देखिए चिंतन स्तर मतलब होता है बिना समस्या के चिंतन हो ही नहीं सकता। यदि आप चिंतन सब्जेक्ट पढ़े होंगे, सब्जेक्ट सॉरी मतलब टॉपिक यदि आपने चिंतन पढ़ा होगा जो मैंने पढ़ाया है, तो हाँ एक चीज बिल्कुल जाती कि बिना समस्या के चिंतन आता ही नहीं है। समस्या रहेगी तभी चिंतन शुरू होगा। पढ़े थे कि नहीं, यदि याद होगा, पूर्व ज्ञान आपके अंदर होगा तो याद होगा कि बिना समस्या के चिंतन होता ही नहीं। इसलिए सबसे पहले क्या होगा, आपके सामने एक समस्या प्रस्तुत होगी, आप समस्या क्या करेंगे, पहचान। जैसे जब सेब गिरा न्यूटन के ऊपर तो उसके सामने एक समस्या आई कि आखिर हर एक चीज नीचे गिरते ही क्यों है। मतलब न्यूटन के दिमाग में एक समस्या, एक प्रश्न खड़ा हुआ, वो उसके लिए एक समस्या थी कि कोई भी चीज ऊपर फेंकते हैं या कोई भी चीज गिरती तो हर एक चीज नीचे ही क्यों गिरती है। वो उसके लिए क्या थी, समस्या, क्यों गिरती है नीचे, ये इसके न्यूटन के लिए क्या बनी, समस्या। संकल्पना निर्माण, अब उसके दिमाग ने कई तरह के आइडिया बनाने, संकल्पना मतलब आइडियाज बनाने शुरू किए कि धरती माता है, इसलिए कोई भी चीज ऊपर जाता है सब कोई लौट के अपने माता के पास आता है, इसलिए हर एक चीज धरती पे ही आती है। मतलब कई तरह के आइडिया बनेंगे, विचार बनेंगे। या फिर लगेगा कि जब कोई भी चीज ऊपर फेंकते हो भारी है इसलिए नीचे आ जाती है। तो मतलब इस तरीके से कई आइडिया, मतलब कई तरह की संकल्पनाओं का क्या होगा, निर्माण होगा। कई तरह के आइडिया आएंगे कि ये भी हो सकता है इसके वजह से नीचे आ रही, ये भी हो सकता है इसके वजह से नीचे आ रही, या ये हो सकता है इसके वजह से भी नीचे आ रही होंगी। अगला होता है संकल्पना परीक्षण, मतलब जो आइडिया आपके अंदर 10-20 आइडिया आ गए अलग अलग तरीके के, आप हर एक आइडिया का क्या करते हैं, परीक्षण। कि अच्छा भारी होने की वजह से आ रही तो पतंग को तो कभी नहीं नीचे आना चाहिए, लेकिन वो भी एक टाइम के बाद नीचे आ जाता है। रुई सबसे हल्का है उसको नहीं आना चाहिए, लेकिन वो भी एक टाइम के बाद नीचे आ जाता है, मतलब ये गलत है। तो इस तरह आप हर एक संकल्पना का क्या करता है, परीक्षण। जब हर एक संकल्पना का परीक्षण किया जाता है लास्ट में क्या निकल के आता है, निष्कर्ष। जो सही चीज रहेगा वो कहाँ निकल के आएगा, निष्कर्ष में। आखिर जो यहाँ समस्या थी कि हर एक चीज नीचे क्यों गिरती है, और यहां क्या बनेंगे, बहुत सारे आइडिया। यहां क्या होते हैं, बहुत सारे हल मिलेंगे, अलग अलग तरीके का आपके दिमाग में आइडिया विचार आएंगे, बहुत सारे विचार। और यहाँ पे हर एक विचार का क्या होगा, विचारों का परीक्षण। जितने भी विचार हैं सब विचारों का क्या करते हैं आप, परीक्षण। और उन सभी परीक्षण से आप निष्कर्ष निकालते हैं, मतलब हल ढूंढते हैं। आखिर जो ये शुरू में क्वेश्चन था उस क्वेश्चन का हल ढूंढते हैं, आखिर हर एक चीज नीचे क्यों गिरती है वो आपको कहाँ मिलता है, लास्ट में, जब विचारों का परीक्षण करते हैं। ये कौन सा था, स्मृति स्तर था, जिसका भी एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएंगे आप सभी लोग। आगे चलते हैं। तो शिक्षा मनोविज्ञान जब मैंने आपको पढ़ाया था तो वहां मैंने आपको शिक्षा मनोविज्ञान के कथन, कथन मैंने लिखवाना भूल गया था, कथन मैंने नहीं लिखवाए थे। तो ये जो कथन वो किसके हैं, शिक्षा मनोविज्ञान के।
शिक्षा मनोविज्ञान के कथन। कथन मैं लिखवाना भूल गया था, पर अभी वक्त है तो मैं कथन लिखवा देता हूँ आपको। शिक्षा मनोविज्ञान के जो कथन है, तो शिक्षा मनोविज्ञान के कथन में आते हैं सबसे पहले क्रो एंड क्रो से। व्यक्ति के जन्म से वृद्धावस्था तक, जन्म से वृद्धा अवस्था तक सीखने के अनुभव की व्याख्या एवं वर्णन क्या कहलाता है? शिक्षा मनोविज्ञान। कि व्यक्ति के जन्म से वृद्धावस्था तक सीखने का जो भी अनुभव है, मतलब आप जन्म लिए, पढ़ाई लिखाई किए, दुनिया भर की सारी चीज सीखे, वृद्धावस्था होगी, तो उसमें सीखते समय आपने जो अनुभव किया कि चीजें कठिन होती है या इसको ऐसे सीखना चाहिए, मतलब अनुभव क्या करते हैं। जैसे मान लीजिए आप पढ़ाई कर रहे हैं, यूपी टेट पढ़ेंगे, चीज़ों के बारे में सीख रहे हैं, साइकोलॉजी क्या है वगैरह, जब यूपी टेट पास कर जाएंगे तो आप अनुभव बताते हैं कि देखो इसको ऐसे पढ़ना, इस चीज़ को ऐसे पढ़ना। तो शिक्षा मनोविज्ञान क्या बताता है कि किसी बच्चों को ऐसे पढ़ाइए, किसी बच्चों को ऐसे पढ़ाइए। तो जो ऐसे तैसे पढ़ाते हैं ना कि कैसे पढ़ाया जाए, वही चीज़ आप अनुभव करते हैं। जब किसी चीज़ को आप सीखते हैं तो सीखने के बाद आपको अनुभव होता है कि अरे यार, गणित बच्चों को ऐसे पढ़ाना चाहिए, जो हमने यूपी टेट पढ़ा, हम ऐसे पढ़े तो हमसे देखो गलती हुई, तुम इसको ऐसे पढ़ोगे तो आसानी से पढ़ पाओगे। तो वही जो अनुभव होता है वही क्या कहलाता है? शिक्षा मनोविज्ञान। क्योंकि शिक्षा मनोविज्ञान में यही तो बताया जाता है कि किस तरीके से पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है। तो क्रो ने वही बोला कि व्यक्ति के जन्म से वृद्धावस्था तक सीखने के अनुभव की व्याख्या एवं वर्णन क्या कहलाता है? शिक्षा मनोविज्ञान। अगला लेते हैं स्किनर का। अगला कथन किसका लेते हैं? अगला कथन लेते हैं स्किनर का। नॉर्मल बोले सीधे सीधे कि मनोविज्ञान की वह शाखा, मनोविज्ञान की वह शाखा जो शिक्षण एवं अधिगम से संबंधित है। स्किनर सीधे सीधे बोले, शिक्षण मतलब सिखाना, अधिगम मतलब सीखना। मतलब मनोविज्ञान की एक ऐसी शाखा, एक ऐसी ब्रांच है। शिक्षा मनोविज्ञान क्या है? मनोविज्ञान की एक शाखा है। तो मनोविज्ञान की एक ऐसी शाखा जो सीखने सिखाने से संबंधित है, वो क्या कहलाता है? शिक्षा मनोविज्ञान। मतलब इन्होंने सीधे बताया शिक्षण मतलब क्या होता है। देखिए, शिक्षण मतलब होता है सिखाना, और अधिगम मतलब क्या होता है? सीखना। मनोविज्ञान के वो शाखा जो सीखने और सिखाने से संबंधित है, उसे क्या बोला जाता है? शिक्षा मनोविज्ञान। उसे क्या बोलते हैं? शिक्षा मनोविज्ञान। तो सीधा इनका स्किनर का कथन था कि नर हमेशा क्या करते हैं? सीखते हैं और सिखाते हैं। यही तो कि काम है, या तो सीखेंगे नहीं तो दूसरे को सिखाते रहेंगे रास्ते भर, यही काम ही रहता है। और अगले कथन पे चलते हैं। एक और वैज्ञानिक हैं जिनका नाम है ट्रो। जिनका नाम क्या है? ट्रो है। इन्होंने भी सिंपल दिया कि शैक्षिक परिस्थितियों का शैक्षिक परिस्थितियों के मनोवैज्ञानिक पक्ष का अध्ययन क्या कहलाता है? शिक्षा मनोविज्ञान। मनोवैज्ञानिक पक्ष का अध्ययन शिक्षा मनोविज्ञान कहलाता है, अपना ऐड कर लीजिएगा। तो देखिए, शैक्षिक परिस्थिति मतलब जो पढ़ाने लिखाने का काम है, उस पढ़ाने लिखाने के काम में जो मनोवैज्ञानिक पक्ष है, जो साइकोलॉजी से जुड़ी हुई चीज है, उसका अध्ययन करना है क्या कहलाता है? शिक्षा मनोविज्ञान। ये किसने बोला था? ये ट्रो ने कहा था।
एक और मनोवैज्ञानिक आते हैं, उसका भी लिख लीजिएगा, स्टीफन। स्टीफन, टिफिन मत कर लेना, स्टीफन। स्टीफन ने बोला, आवाज आ रही कि नहीं? आवाज आ रही है? हाँ सही है, सॉरी, बीच बीच में चेक करना पड़ता है। शैक्षिक विकास का क्रमबद्ध अध्ययन, ये किसने दिया? स्टीफन। की जो शैक्षिक विकास होते हैं उसका जो क्रमबद्ध अध्ययन करते हैं वही क्या कहलाता है? शिक्षा मनोविज्ञान। स्टीफन से क्या याद आता है? टिफिन। और टिफिन, एक टिफिन देखे होंगे जो इस तरीके का होता है टिफिन, ऐसा होता है ना, एक डब्बा, एक डिब्बे के ऊपर दूसरा, दूसरे के ऊपर तीसरा, फिर यहाँ से हैंडल लगा रहता था, तो भी क्या होता था? टिफिन। तो टिफिन मतलब एक क्रम से डिब्बे क्या रखे जाते थे, एक डिब्बे क्या होते थे कि डिब्बे एक क्रम से रखे जाते थे, तो वही स्टीफन बोले कि शैक्षिक विकासों का क्या करना है? क्रमबद्ध अध्ययन। तो टिफिन से याद रखना कि डिब्बे क्रम से रखे जाते हैं, टिफिन मतलब क्रमबद्ध अध्ययन, क्या कहलाता है? शिक्षा मनोविज्ञान कहलाता है। एक और कथन लिख लीजिए पील महोदय का। एक और कथन पील महोदय का, पील महोदय कथन आप अधिगम में भी पढ़े थे। इन्होंने सीधे बोला, शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा का विज्ञान है। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा का विज्ञान है। इन्होंने सीधे बोला कि शिक्षा मनोविज्ञान क्या है? शिक्षा का विज्ञान। और पिल महोदय का अधिगम में भी कथन है कि वातावरण के कारण व्यवहार में जो परिवर्तन आता है वो अधिगम कहलाता है। पूर्व ज्ञान शायद आप लोगों को याद हो। तो शिक्षा मनोविज्ञान क्या है? शिक्षा का विज्ञान है। तो इस तरीके से ये कथन भी आपके कंप्लीट होते हैं। अगला चैप्टर हम लोग बुद्धि शुरू करेंगे कि बुद्धि भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके यूपी टेट के अंदर। तो हम लोग जो अगले चैप्टर को शुरू करेंगे वो कौन सी होगी? बुद्धि। समझिए, अगला चैप्टर हम लोग बुद्धि, और बड़े ही आराम से इसको पढ़ेंगे, ज़्यादा नहीं। और सीटेट के तो क्लास में शुरू करने वाला हूँ, अब कल से शुरू कर दूंगा। तो जो भी आपके दोस्त वगैरह होंगे सीटेट में, या आप भी पढ़ना चाहते होंगे, तो आप सीटेट में आकर पढ़ सकते हैं। तो इसी के साथ आपसे विदा लेते हैं, और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए, काफ़ी दिन हो गए। शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, काफ़ी दिन हो गए, मतलब कई दिन से इधर तो मैंने क्लास भी नहीं ले पाया था, थोड़ा प्रॉब्लम आ गया था उसके वजह से, लेकिन अब क्लास आपको मिलती रहेंगी। तो शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। देख रहा हूँ आजकल की व्यू वगैरह आने भी कम हो गए हैं, देखना पढ़ना छोड़ दिए हैं क्या आप लोग? तो चलिए कोई बात नहीं, मजाक कर रहा था। देखिए शेयर बिल्कुल करिएगा, और जो भी दिक्कत हो, जो भी प्रॉब्लम हो, उसे कमेंट में जरूर लिखिएगा कि सर ये चीज़ नहीं समझ में आया, ये इस टॉपिक में ये चीज़ है, मतलब जो भी दिक्कत या जो टॉपिक आप पढ़ना चाहते हैं उस सारी चीज़ों का आप जरूर लिखिएगा। और जल्दी देखिए रविवार को फिर से मैं प्रैक्टिस सेट लेके आता हूँ, अब प्रेरणा के ऊपर, मोटिवेशन के ऊपर, क्योंकि अधिगम के मैंने करवाए थे, मोटिवेशन के ऊपर मैं प्रैक्टिस सेट लेके आने वाला हूँ, तो उसके लिए भी तैयार रहिएगा आप सभी लोग। तो इसी के साथ आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद।